अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है बैक एक, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम पर। ये क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, तशख़ीस कैसे की जाती है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर अज़हरुद्दीन, सीनियर लेक्चरर किप्रस। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछना चाहेंगे कि एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि कमर दर्द क्या है? कमर दर्द सर देखें बहुत सारी वजहों से हो सकता है। अब ईदर इट में भी मस्क्यूलर हो सकता है, कोई स्पाइनल डिस्क प्रोट्रूजन हो सकती है, कोई नर्व कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, या एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर कूल्हे से हमारा पट्ठा दब रहा होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म के अंदर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। वो बिल्कुल रिजेंबल करता है शाटिका, जिसको हम आम अल्फाज में शाटिका कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल बैकएक की। जो बैकएक है इसको बेसिकली होता है क्या है, हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के अंदर। मैकेनिकल के अंदर होता यह है कि हमारे पास वो प्रॉब्लम्स जिनको हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के ज़रिए सही कर सकते हैं, वो हमारे पास मैकेनिकल बैकएक कहलाते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम जो कि नॉन मैकेनिकल होते हैं, जिनका ओरिजिन जो है हमारे पास सच एज जैसे कि स्पाइनल टीबी हो सकता है, स्पाइनल टीबी हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस हो सकता है। ये ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे पास मैकेनिकल बैकएक से डिफरेंट होती हैं। मैकेनिकल बैकएक ऐसा होता है कि जिसका ट्रीटमेंट आप देंगे तो उसके ऑनसेट आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जबकि जो आपके पास नॉन मैकेनिकल बैकएक होते हैं, इसके अंदर आपके पास जो पेन होता है वो कॉन्स्टेंटली सेम रह रहा होता है, चाहे इधर आप फिजियोथेरेपी कराएं या ना कराएं या विद मेडिकेशंस। तो इसका ट्रीटमेंट से हमें आइसोलेटरी पॉइंट यही होता है कि इसके अंदर जो नॉन मैकेनिकल बैकएक होते हैं, इसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट देने के बाद भी कोई हमारे पास कोई चेंज नहीं मिल रहा होता है। ठीक, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले उसकी जजमेंट इस लिहाज से की जाती है डायग्नोस के हवाले से कि वो आइदर मैकेनिकल है या मैकेनिकल नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर यानी कमर दर्द का इलाज बिल्कुल ऐसा ही है। तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो बताता है कि जी क्योंकि पेन की नेचर को हमने समझना पड़ता है कि इधर वो मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर कैसे पता चलेगा कि पट्ठों की खिंचाव या सख्ती की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस तो हमें नहीं मिल रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल साइन के अंदर जैसे कि मरीज़ आकर कंप्लेन करते हैं हमारी जो है, अगर हम लोअर बैक की बात करें तो हमें पता है जो लोअर बैक से हमारे पास नर्व्स निकलती हैं वो टांगों के अंदर हमें सप्लाई करी होती हैं। तो उसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं, टांगों के अंदर झंझनाहट, चुभन, दुखन, सुइयां सी चुभना, चींटियां सी काटना, ये सारी न्यूरोलॉजिकल साइंस के अंदर आते हैं। अगर तो पेशेंट आकर कंप्लेन करता है तो ये वाली सारी चारों पांचों जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इट्स मीन के जो पेशेंट का प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल है, ओरिजिनेशन जो उसका है वो न्यूरोलॉजिकल है। और अगर पेशेंट कंप्लेन इन चीज़ों की नहीं करता और कहता है कि जी मेरे सिर्फ कमर के अंदर तकलीफ रहती है, तो इट्स मीन कि वो मैकेनिकल उसका मस्क्यूलर ओरिजिन है और वो कांस्टेंट एक ही जगह पर रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। मसल स्ट्रेचिंग से उसका काम, जो मसला प्रॉब्लम है पेशेंट का, वो रिजॉल्व हो सकता है। जबकि हमारे पास जो रेडिएटिंग पेन होते हैं वो उसके अंदर भी फिर हमारे पास सब 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर जैसे हमें पता है कि हम शाटिक नर्व की अगर बात करें, सबसे मोर कॉमन जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो शाटिका कहलाता है, जिसको उर्दू में आम जबान के अंदर हम अर्कुन निसा कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अज़हरुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लेक्चरर किप्रस। तो आइए दोस्तों, गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एज़ फिजियोथेरेपिस्ट अगर हम ख़ास तौर पर फिज़िकल असेसमेंट की तरफ जाएं तो उस हवाले से हमें बताएं कि बैकएक के हवाले से असेसमेंट क्या होनी चाहिए? फिज़िकल थेरेपी के अंदर असेसमेंट है, जैसे अभी इससे पहले हमने बात करी कि हम पेशेंट अगर कंप्लेन के साथ आता है बैकएक के लिए और रेडिकुलोपैथी भी है तो हम उसके लिए एक्सरे एमआरआई कर सकते हैं। एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट हम फिजियोथेरेपी के अंदर करते ही हैं कि कुछ फिज़िकल असेसमेंट टेस्ट होते हैं जिसके अंदर
SLR होता है, जिससे हमें क्लियर होता है कि इधर जो आपका प्रॉब्लम है वो मस्क्यूलर है, किसी जॉइंट की वजह से हो रहा है, या आपको शार्टिक नर्व कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। SLR बेसिकली क्या होता है कि SLR हम बंदे को, पेशेंट को सीधा लिटाते हैं, सुपाइन लाइन होता है जिसको हम सुपाइन लाइन कहते हैं, सीधा लेटने को, और उसके अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट के पाँव को पैसिवली, यानी कि थेरेपिस्ट उसको ग्रैब करेगा और ऊपर की तरफ लेकर जाएगा उसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, SLR करवाते हैं। इसकी रेंज होती है कि नॉर्मल जो रेंज होती है वो 0 to 90 डिग्री होती है। अब इन बिटवीन हमें अगर तो पेशेंट हमारा 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक किसी पेशेंट किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं करता है तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। और अगर हमें इनिशियल स्टेज के अंदर 0 to 20 डिग्री के अंदर अगर पेन कंप्लेन करता है कि जी मुझे बहुत सिवियर पेन हो रहा है, आप रख दें पाऊँ, वो आपको डिनाई करता है कि नहीं जी मैं अलाउ नहीं कर सकता, बहुत शदीद तड़प रहा है पेशेंट और कहता है कि जी नहीं मुझे मसला है इसमें, आप इसको रख दें नीचे, तो अगर 0 to 20 डिग्रीज के अंदर हो रहा है तो इट्स मीन कि ये एक्यूट शाटिका है, कि सडन ऑन सेट अभी ये स्टार्ट किसी का शाटिका हुआ है, शाटिक नर्व बिल्कुल जो है वो टेंडर हो चुकी है, कंप्रेशन उसका रूट वैल्यू से L4 L5 S1 S2 S3 से दब रहा है, और यहाँ से फिर इसके बाद क्या है कि अगर तो पेशेंट 0-20 के अंदर कंप्लेन नहीं करता और आप बियॉन्ड चले जाते हैं, और अगर पेशेंट कंप्लेन करता है 25 to 70 डिग्रीज के अंदर, तब भी ये शाटिका के अंदर आता है। कि अगर आपके पास 25 to 70 डिग्रीज तक SLR करवाने में पेन आता है तो इट्स मीन कि ये क्रॉनिक शाटिका है, ठीक है, कि अर्कुन निसा जो है यानी कि शाटिक नर्व है वो कंप्रेस हो रही है और 25 to 70 डिग्रीज के अंदर आपके पास पेन आएगा। और अगर आप रेंज पूरी करते जाते हैं, 0 से उठाते हैं, 25 भी क्रॉस करते हैं, 70 भी क्रॉस करते हैं और 70 बियॉन्ड उसको कंप्लेन आती है, तो ये जो पेन है यानी कि आप 70 डिग्री तक चले गए, 70 डिग्री से अब 90 डिग्रीज में अगर आपको पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी मुझे पेन आ रही है, तो ये हो सकता है हमारे पास बैक पे हमारे एक जॉइंट बन रहा होता है, SI जॉइंट कहलाता है, वो जिस सैक्रोइलिएक जॉइंट, तो वो उसका हो सकता है, या हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस हो सकती है। 70 बियॉन्ड में ज़्यादातर हमारे पास देखा ये गया है कि हैमस्ट्रिंग एक मसल है जो कि बैक ऑफ द थाई पे लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से हो रहा होता है। ज़्यादातर हमारे पास होता यही है कि हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस, अगर 70 to 90 इन बिटवीन अगर आपके पास पेन आ रहा है। दूसरा असेसमेंट टूल हमारे पास क्या होता है, स्लम टेस्ट कहलाता है, कि इंडिविजुअल ऐसा होता है कि नॉर्मल अपनी एक पोजीशन में बैठा हुआ होता है, हाई सिटिंग उसने की हुई होगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्वाइकल को फ्लैक्स करवाते हैं, पेशेंट को हम फ्लैक्स करवाते हैं, उसके बाद हम उसके पाँव को कहते हैं कि अपने घुटने को सीधा करें, स्ट्रेट करें, और उसके बाद हम उसको और मज़ीद फ्लैक्स करवाते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, उसके पैसिवली पंजे को थेरेपिस्ट पकड़ के ऊपर की तरफ करता है। तो इस पोजीशन के अंदर अगर उसको ये होता है कि सेंसिटाइजेशन फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलनी है, हम क्या करते हैं उसको स्ट्रेचेस पोजीशन में, स्ट्रेचन पोजीशन के अंदर लेकर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारी नर्व निकल रही होती है। हम ऊपर से भी फ्लैक्स करते हैं, नीचे से भी स्ट्रेट करवाते हैं, और नीचे से पंजे को स्ट्रेच करते हैं। तो अगर इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम, पेशेंट कंप्लेन करता है इस पूरे मैनूवर को करने के अंदर, तो इट्स मीन के जो आपका प्रॉब्लम है वो शाटिक नर्व के ओरिजिनेशन से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने एक तस्करा किया एक चीज़ का, विच इज़ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, तो मैं चाहूँगा कि इसे मज़ीद ज़रा वज़ाहत के साथ बयान कर दें ताकि हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल सर, असल में ये बड़ा कॉमन मसला है जिसको शाटिका के साथ, जैसे कि अभी हमने अर्ज़ किया, शाटिका अर्कुन निसा आम अल्फाज में इसको कहा जाता है, इसके अंदर जी रूट वैल्यू L4 L5 S1 S2 S3 कंप्रेस्ड होता है, तो ये इसको हम कहते हैं ट्रू शाटिका। एक और चीज़ होती है जिसको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम या सूडो शाटिका कहा जाता है। सूडो शाटिका का मतलब होता है, सूडो का मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा दर्द, बिल्कुल शाटिक जैसा, लेकिन शाटिक का नहीं है, वो रेप्लिका टाइप उसके साथ, जी बिल्कुल उससे रिजेंबल करता हुआ एक पेन, लेकिन वो शाटिक नहीं है। शाटिक पेन, शाटिका जो इटसेल्फ, जो शाटिका कंडीशन यूज टर्म यूज़ होती है, वो बेसिकली जो आपका रूट वैल्यू कंप्रेशन है उसकी वजह से उसको शाटिका कहते हैं। लेकिन ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे बटक के लेवल के ऊपर एक मसल लगा हुआ होता है जिसका नाम पायरिफॉर्मिस, जो हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। पायरिफॉर्मिस एक मसल होता है जिसके 2 फाइबर होते हैं और वो फीमर से स्टार्ट होते हैं और आपके सैक्रम पे अटैच हुए हुए होते हैं। जब शाटिक नर्व अपना रूट वैल्यू छोड़ती है L4 L5 S1 S2 S3 से, तो वो बटक के जैसी लेवल पर आती है, तो इस पायरिफॉर्मिस के 2 हेड में से नीचे गुजरती हुई जा रही होती है। अब होता क्या है, ऐसे इंडिविजुअल्स या पेशेंट्स जो अपने पिछले वॉलेट के अंदर, अपने पिछले पॉकेट के अंदर वॉलेट को रखा हुआ होता है, उससे क्या होता है, उसके ऊपर कंप्रेशन आता है। किसके ऊपर? मसल के ऊपर। ये जो पायरिफॉर्मिस मसल है हमारा, इससे आपका जो मसल है उसके ऊपर टाइटनेस आती है, उसके ऊपर एक गार्ड शुरू हो जाती है, सख्त करना शुरू करता है। बॉडी का जो प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है वो क्या है कि आपके ऊपर जब लोड पड़ता है तो अपने आप बॉडी को गार्ड करते हैं या प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म यूज होना शुरू हो जाता है।
तो होता है क्या, जो हजरात अपने पिछले पॉकेट के अंदर वॉलेट रखते हैं, या ऐसे इंडिविजुअल्स जो जैसे अभी बताया कि ये राइडर सिंड्रोम भी कहलाता है, अच्छा ये जो आपका पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है इसको राइडर सिंड्रोम भी कहा जाता है। वजह यह है कि जो राइडर्स हजरात होते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली उनका जो बटक है वो सीट के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर होता है, या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका बैठे रहने ही का काम है, या ऐसे इंडिविजुअल्स जैसे कि सर्जन वगैरह लॉन्ग स्टैंडिंग, जी मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग वाले लोग जो हैं वो, लॉन्ग सिटिंग वाले वो, या जो राइडर्स हैं वो, या जो बैक पॉकेट में अपने वॉलेट रखते हैं वो, इन इंडिविजुअल्स को ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। होता क्या है अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे के अंदर आपका ये जो पायरिफॉर्मिस मसल है ये स्पाज्म में चला जाता है, सख्त होता है। इसी पायरिफॉर्मिस के बीच में से हमारे पास शायाटिक नर्व बटक के लेवल के ऊपर इस पायरिफॉर्मिस के 2 हेड में से नीचे ट्रैवल कर रही होती है। तो होता क्या है, ये मसल जब अपने आप को सख्त करता है तो वो नर्व वहाँ पर इम्पिंज हो जाती है या टाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी जो सेंसेशन, जैसे हमने बताया न्यूरोलॉजिकल साइंस एज बिल्कुल शियाटिका जैसे मिलेंगे, लेकिन इन दोनों में आइसोलेटरी पॉइंट ये है कि जैसे अभी हमने इससे पिछले डिस्कस किया कि एमआरआई उसका क्लियर होगा, उसको लंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी जो मेन पॉइंट है वो ये होगा कि उनका जो पेन होगा, जो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम वाले पेशेंट होंगे उनका जो पेन है वो पेन कंप्लेन करेंगे बटक के लेवल से, उनका जो पेन है वो बटक से स्टार्ट होगा, जबकि जो ट्रू शियाटिका होगा उनका जो कंप्लेन होगा वो बताएंगे कि जो हमारा पेन है वो स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लंबर स्पाइन, वो कमर से अपना बताएंगे कि जी जो ट्रू शियाटिका है कि मेरा जो दर्द है वो कमर से स्टार्ट होता है, जबकि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम वाला बताएगा कि जो मेरा पेन है वो बटक से स्टार्ट होता है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल असेसमेंट टेस्ट है, हमने बताया कि जो SLR है वो पॉजिटिव नहीं होगा पायरिफॉर्मिस के अंदर, और स्लम टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं होगा स्लम टेस्ट के अंदर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के अंदर। तो ये आइसोलेटरी पॉइंट है जो कि अलग करते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को शियाटिका से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी एतबार से पूछना चाहूँगा कि एज फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चंद एक एक्सरसाइजेज हैं जो कि बैक एक के पेशेंट को करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये कि आपका जो मैकेनिकल या नॉन रेडिएटिंग पेन है उसमें तो हम स्ट्रेचेज एंड स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर हम क्या करते हैं कि हम देख रहे होते हैं, अगर पेशेंट अपने एक्सरे या एमआरआई के साथ आया है तो हमें पता है कि हमारे जो लोअर लंबर वर्टिब्रीज हैं इसके ऊपर एक कर्व बना हुआ होता है, खम बना हुआ होता है। अब ज़्यादातर हमारे पास कॉमनली देखा ये गया है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवाज है झुककर सारे काम करने का, फॉरवर्ड बेंडिंग करने का, हर चीज़ जो चीज़ लेनी है उसको हमने यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं बार बार रिपीटेटेड फ्लेक्शन करने की वजह से हमारे जो स्पाइन का कर्व है वो स्ट्रेटिंग में चला जाता है। हर दूसरे इंडिविजुअल का जब एक्सरे या हमारे पास एमआरआई की रिपोर्ट आती है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि देयर इज स्ट्रेटनिंग, तो होता ही है कि जो हमारे लोअर लंबर का कर्व है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसको वापस मेंटेन करने के लिए ऐसे इंडिविजुअल जिनका लंबर स्पाइन का कर्व स्ट्रेटिंग में चला गया है तो हम इनको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के अंदर सबसे पहले हम क्या कराते हैं, प्रोन ऑन एल्बो करा सकते हैं, प्रोन ऑन हैंड करा सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को ब्रिजिंग करा सकते हैं। नंबर 4 हम उनको प्रोन SLR करा रहे होते हैं। तो ये इससे आपका वापस से कर्व मेंटेन होने की तरफ जाता है जिससे इंडिविजुअल्स को रिलीफ मिलता है और उसकी जो नर्व कंप्रेशन आ रहे होते हैं बायोमैकेनिक्स चेंज होने की वजह से स्पाइनल लेवल के ऊपर, तो उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपके स्पाइन का कर्व है अगर तो वो हाइपर लॉर्डोटिक में चला गया, यानी एक तो कंडीशन है कि जिसमें स्पाइन स्ट्रेट हो रहा है, दूसरा हमारे पास ऐसा है कि स्पाइन का कर्व बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को सुपाइन सीधा लेटाकर SLR करवा रहे होते हैं, नी टू चेस्ट बेंडिंग करा रहे होते हैं। उसके अलावा हम उनको टो टचिंग वाली एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइजेस बताते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो कर्व है वो वापस मेंटेन होने की तरफ चला जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, तो मैं ये चाहूँगा कुछ सवालात आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी पूछे जाएँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? सबसे पहले तो ये कि जो मेरी फैमिली हिस्ट्री है कि जो भाई और मेरे भाभी हैं वो थेरेपिस्ट हैं, उनको देख के एक चार्म डेवलप हुआ, उनको देखते थे। और एक पर्सनल चार्म था कि डॉक्टर का नाम लगना एक सबका एक चार्म होता है। कोशिश करी पहले MBBS के लिए अप्लाई करा, लेकिन वो आपको पता है परसेंटेज कितनी हायर चलती हैं उसके अंदर, तो वहाँ पर नहीं हो सका। फिर फिजियोथेरेपी की तरफ देखा तो जो परसेंटेज थी वो हमारे क्राइटेरिया के फील्ड से मीट करती थी। दूसरा ये कि इसमें बड़ा आसानी हो गई भाई के होने की वजह से
तो उसमें ये था कि भाई थेरेपिस्ट थे, तो चीज़ों को सीखने में, समझने में, पढ़ने में कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने हर मौके पर, हर इवेंट पर मेरा साथ दिया, माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे। और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में। मेरे गार्जियन, इवन मेरे गार्जियन रहे, मेरे जो फ़ीस थी, फ़ीस स्ट्रक्चर था, सब उन्होंने देखा। मुझे नहीं पता था फ़ीस कैसे पे हुई है, मुझे पढ़ने में कभी किस्म का कोई नोट्स में, बुक्स में मैंने कभी अपने पैसों से कोई किताब नहीं ख़रीदी। भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फुली स्पॉन्सर्ड थे। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से उन्होंने मुझे हेल्प किया। जी हाँ, यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इनके जो बड़े भाई हैं डॉक्टर शहाब शाह साहब, वो भी हमारे शो में आ चुके हैं। तो अपने नाज़रीन को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी वो वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, कभी वक्त मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा। वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक टेक एपिडेमिक, उस पर उनका इंटरव्यू है। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा और रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ज़रूर देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये बताइए कि किसी भी शख्स की कामयाबी में यकीनन असातिज़ा का एक बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो आपके कोई ऐसे उस्ताद जिनका आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहें? वैसे तो नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं हर मौके पर, हर टीचर ने, देखें, हर टीचर का अपना एक सपोर्टिंग रोल होता है और हर टीचर अपना एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। हर टीचर आपके फेवरेट होते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट से कहूँगा कि सर मौज़म, डॉक्टर मौज़म अली, जिन्होंने हमें एनाटमी पढ़ाई, जो कि आज तक हमारे कानों में गूंजती है, उनकी मरूने मिन्नत है। और उन्होंने बहुत मेहनत करी हमें पढ़ाने में, समझाने में। उसके बाद हमारे जो बड़े ही सीनियर फ़िज़िकल थेरेपी फील्ड के अंदर सब लोग जानते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर आसिफ शेख साहब, रियाज बिक चौताई साहब, जी जी, और फैसल यामीन साहब, डॉक्टर फ़हद फ़ारूक लासी साहब, ये वो असातिज़ा हैं जिनका मैं बहुत मशकूर हूँ और इन लोग को मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज तक मेरी सपोर्ट में है, मुझे गाइडेंस देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार मिला इनसे मुझे, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि अब एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पोस्चरल अवेयरनेस बड़ी कम है लोगों के अंदर। तो ऐसे इंडिविजुअल्स अपने, जैसे कि हम ऑफिस में बैठे हुए होते हैं या कार की सीट पर हैं या घर में हैं, तो जो बेस्ट वे है आपके बैठने, लेटने, चलने फिरने, वज़न उठाने, इन चीज़ों का बड़ा एहतियात करें। क्योंकि लो बैक पेन जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे पास सोसाइटी के अंदर। कमर का जो दर्द है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके लिए अपनी कमर का बड़ा ख्याल रखें, झुककर चीज़ों को ना उठाएं। जो भी चीज़ आपने वज़न उठाना है या छोटी से छोटी कोई चीज़ उठानी है तो नीज़ को फ्लैक्स करें, फिर अपने वज़न को उठाएं। लेटना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, वज़न कैसे उठाना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पोस्चर अवेयरनेस में कहलाती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनी कमर का ख्याल रखें और अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ करें और अपने जो तरीक़ेकार हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन पे थोड़ा फोकस करें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और उन्हें भी ये बताएं कि बैड पोस्चर क्या है, गुड पोस्चर क्या है, वज़न कैसे उठाना है, चलना कैसे है, खड़े कैसे रहना है। तो होता है क्या, हमारे यहाँ पर उमूमन ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, हम अपने आप को कंफर्ट जोन में फ़ील करते हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ड्रैग होके नीचे चले जाते हैं और बिल्कुल लेटने वाली, हाफ लाइंग हाफ सिटिंग वाली पोजीशन में चले जाते हैं। इससे हमारे बैक के मसल्स जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो अपना जो बैड पोस्चर है उसको थोड़ा बेहतर बनाएं और अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अज़रुद्दीन, सीनियर लेक्चरर किप्रस। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।